नमस्ते बच्चों। हम विज्ञान का पहला पाठ भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने संतुलित और असंतुलित भोजन और कुपोषण से संबंधित कुछ रोगों को पढ़ा था। आज हम इसी के अंतर्गत खनिज कुपोषण से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। खनिज लवण की कमी से होने वाला कुपोषण खनिज कुपोषण कहलाता है। पहला जो हमारा तत्व है वो सोडियम और पोटेशियम है। ये हमें नमक, मांस, अंडा और दूध से प्राप्त होता है। इसके कारण तंत्र का असक्रिय होना या कमजोर होना। दूसरा है कैल्शियम और फास्फोरस। हमारे को दूध, अंडा और हरी सब्जी से प्राप्त होता है। इसकी कमी से हड्डियों व दांतों का कमजोर होना। लोह तत्व अंडा, यकृत, गुड़, हरी सब्जी और बाजरा आदि और इसकी कमी से रक्त की कमी, जिसे हम एनीमिया, ये एक रोग का नाम है। एनीमिया रोग, रक्त की कमी हो जाती है। चौथा है आयोडीन। हरी पत्तेदार सब्जी, समुद्री भोजन यानी समुद्र से मिलने वाला भोजन, काला नमक आदि, इसमें आयोडीन मिलता है। हमारे साधारण नमक में भी इसको आजकल डाला जा रहा है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी आती है और उसकी कमी से गलगंड या घेगा रोग
हो जाता है, गला सूज जाता है। तो ये खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग हैं। हमारे पृथ्वी की सतह का 70% भाग पर जल है और 30% भाग पर जमीन है। और 30% भाग भूमि या जमीन है। इस 70% जो भाग पर जल है, उस जल में से भी जो 97% जल है वो लवणीय है, लवणीय जल है। और ये सारा जल समुद्र में है। लवणीय होने के कारण इसका ना तो पेयजल में ना कृषि में इसका उपयोग लिया जा सकता है। अब शेष बचा 3% जल, इसको बोल दें मीठा जल। इसको हम पेयजल और कृषि में काम में ले सकते हैं। लेकिन इस 3% में से भी जो 2.5% जल है वो पहाड़ों पर बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में, वायुमंडल में है। तो इसका भी हम उपयोग नहीं कर पाएंगे या ध्रुवों पर है, तो इन जलों का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। और केवल हमारे लिए जो पृथ्वी पर पीने योग्य जो जल है वो ये पेयजल, जिसका हम कृषि में भी उपयोग करेंगे, केवल 0.5% जल जो है वो पीने योग्य है। तो ये देखना होगा कि इस जल का उपयोग हम कहाँ पर करेंगे और इस जल की क्या क्या आवश्यकताएं हमारे को पड़ेंगी। पहला है शरीर की सभी उपापचयी क्रियाएं जल द्वारा संपन्न होती हैं, पूरी होती हैं। संपन्न का मतलब पूरी होती हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, शरीर में बने जहरीले पदार्थ जल के साथ बाहर निकलते हैं, जैसे मूत्र है, पसीना है, जो यूरिया बनता है शरीर में वो जल के साथ घुल जाता है और मूत्र के साथ बाहर निकलता है। शरीर को चुस्त एवं ऊर्जावान बनाता है, यानी हमारे में फुर्ती बनी रहती है। चौथा, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
शरीर में जल होता है तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। पांचवा में अनावश्यक चर्बी यानी वसा, मोटापा जिससे होता है, जमा नहीं होती है। छठा, भी प्रकार की एलर्जी होती है। सातवां, फेफड़ों में अस्थमा व आंतों संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। अगर अपन पानी ज़्यादा पिएंगे तो ये बीमारियों का भी खतरा, फेफड़ों में जो अस्थमा हो जाता है, सांस आने की तकलीफ और आंत संबंधी रोग भी नहीं होते। सर्दी जुखाम नहीं होता है। नवा, पथरी का नहीं रहता है। आवश्यकता की अगर बात करें तो हमें प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। स्वच्छ जल या पेयजल, पीने योग्य जल, पेयजल का मतलब पीने योग्य जल के गुणों की बात करेंगे। अब हम पेयजल यानी पीने योग्य जल। तो यहाँ पर जो पेयजल बोला है उसकी जगह पीने योग्य जल। इसके क्या क्या गुण होने चाहिए? तो पहला, रंगहीन, गंधहीन व पारदर्शी का मतलब बिल्कुल उसमें से साफ दूसरी तरफ का दिखना चाहिए। अगर हम किसी कांच के गिलास में जल ले लेते हैं तो कांच के गिलास से हमें जल के दूसरी तरफ की जो चीज़ें हैं वो दिखाई देनी चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। इस पारदर्शी का अर्थ हो गया है कि उसमें दिखाई देने वाले कण या वनस्पति नहीं होनी चाहिए। दिखाई देने वाले कण या वनस्पति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जल का पीएच, ये पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता संतुलित होनी चाहिए।
जो पीने योग्य जल है उसका जो पीएच है वो 6.3 से लेकर 7.3 के बीच होना चाहिए, और संभव हो तो 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा, यानी जो पानी क्षारीय जल होना चाहिए। तीसरी बात इसके अंदर एक आती है जो आपने पढ़ी होगी, TDS, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कुल घुलित लवण। जल में कुल घुलित लवण जो है वो 500 ppm से कम होने चाहिए। ये एक मानक तैयार किया हुआ है। और जो हम आरओ का पानी इस्तेमाल करते हैं, आरओ का जल, उसमें जो TDS होता है वो TDS 150 ppm से 200 ppm के मध्य में होता है। तो ये पानी जो है 150 ppm से 200 ppm वाला पानी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। अब मैंने यहाँ बोला 500 ppm से कम होना चाहिए, तो कई बच्चे कहेंगे कि आज शून्य ppm वाला पानी बहुत अच्छा होगा। नहीं बच्चों, कुछ मात्रा में हमारे रक्त में लवण घुले होते हैं। अगर हम 0 ppm का पानी पिएंगे तो वो लवण हमारे रक्त से बाहर आने लग जाएंगे। तो इसलिए कुछ मात्रा में जल में लवण घुले हुए होने चाहिए। जल में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है। तो जल में घुली होगी तो ये ऑक्सीकरण में भी मदद करेगी। रोगाणु जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है और सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। जल में किसी रोग के रोगाणु, वायरस है, प्रोटोजोआ है या बैक्टीरिया, ये नहीं होने चाहिए। सूक्ष्म जीव भी उसके अंदर नहीं होने चाहिए। दूषित जल का प्रभाव, मैंने पेयजल के कुछ गुण बताए थे, जिसमें लास्ट गुण बताया था कि जल के अंदर रोगाणु या सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। अगर जल में रोगाणु या सूक्ष्म जीव होंगे, रोगाणु का अर्थ होता है उसके अंदर बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। सूक्ष्म जीव से तात्पर्य है कोई कृमि हो सकता है या कृमि के अंडे हो सकते हैं। तो वो जल द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और हमें रोगग्रस्त कर देंगे। जल से कई बीमारियां होती हैं, जैसे जल के प्रयोग से हैजा
पेचिस और संक्रमण, फ्लू है, हेपेटाइटिस है, टाइटिस, टाइफाइड, हो जाते हैं। ला या नारू रोग, इसके बारे में भी देख लेते हैं। रोग है, इसके जो कृमि होते हैं वो गंदे पानी में अंडे दे देते हैं और उनके वहीं पे लार्वा निकल जाते हैं। और जब कोई मनुष्य इस गंदे जल का उपयोग करता है, जैसे कोई तालाब का पानी पी रहा है, तो वो तालाब के पानी में जो उसके अंडे हैं या उसके जो लार्वा हैं वो मनुष्य के शरीर में पानी के साथ चले जाते हैं। इसका जो लार्वा है, इसका जो कृमि है, वो शरीर के अंदर विकास करता रहता है। कई बार पैरों में से ये बाहर निकल जाता है। पहले फोफला, उस स्थान पे फफोला हो जाता है और फफोला होने पर वो फफोला फूट जाता है और फूटने से एक धागे जैसी संरचना बाहर आ जाती है, वो घाव भर जाता है। लेकिन अगर ये फफोला ठीक नहीं होता है तो व्यक्ति लंगड़ा भी हो सकता है। अधिकांशतः ये पैर के भागों में निकलता है। तो दूषित जनक है वो डेक्कन कुलस नेसिस, जो नाम का ये एक वैज्ञानिक नाम है, इसका कृमि होता है। और ये कृमि, जैसा मैंने बताया, तालाब आदि स्थानों में अंडे देता है। उस पानी को जब हम पी लेते हैं तो व्यक्ति के शरीर में इसका कृमि विकास करता है और फिर वो शरीर से बाहर निकलता है। का कृमि पानी में अंडे देता है, जिसके कुछ समय बाद लार्वा निकल आते हैं। लार्वा यानी लटें। इस पानी का उपयोग करने पर मनुष्य में यह रोग हो जाता है। एक कार्यक्रम चलाया गया था और 2000 सन 2000 के बाद इस रोग का विश्व में कोई भी रोगी नहीं मिला है। अर्थात 20 साल में इसका कोई भी रोगी हमें देखने को नहीं आया है।
और ऐसा माना जा रहा है कि इस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन हो चुका है। फूड खाने से होने वाले रोग, जो बाजार में गलियों में जो खाना मिलता है, अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमें मोटापा, मधुमेह रोग, रक्तचाप संबंधी बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो हम मोटापा सबसे पहले देखते हैं। शरीर में अत्यधिक मात्रा में वसा अर्थात चर्बी का इकट्ठा होना मोटापा कहलाता है। में अत्यधिक वसा यानी चर्बी का जमा होना मोटापा कहलाता है। अब इस जो मोटापे को बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक से मोटापा मापा जाता है। शरीर का भार किलोग्राम एवं शरीर की लंबाई मीटर में का अनुपात शरीर भार सूचकांक कहलाता है। शरीर में वसा की मात्रा को भार और लंबाई के अनुपात में मापता है। यदि हमारा बीएमआई जो है 18 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम है तो इसे कम वजन माना जाएगा। ये स्थिति भी खराब है। और यदि बीएमआई 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से 24.9 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है तो इसे सामान्य वजन। और अगर ये 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है मोटापे की पूर्व स्थिति यानी मोटापा शुरू हो चुका है। और यदि ये बीएमआई जो है 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक है तो उस व्यक्ति के लिए हम कहेंगे कि इसमें मोटापा है। तो ये बीएमआई की रूप में हमने
बीएमआई के रूप में हमने मोटापा परिभाषित किया है। से होने वाले रोग, मधुमेह, कालीन श्वास संबंधी समस्या, कैंसर एवं थी जोड़ों में दर्द होना। तो ये अस्थि संध्यार्थी का अर्थ हो गया। आपके किताब में ये शब्द आया है। उसका अर्थ है जहाँ जहाँ जोड़ हैं वहाँ पर दर्द की स्थिति हो जाती है। ये भी मोटापा यानी वजन बढ़ने के कारण होता है। और मोटापे के कारण अत्यधिक ऊर्जा युक्त यानी अधिक कैलोरी का भोजन करना, अत्यधिक ऊर्जा वाला भोजन करना। दूसरा है वसा का भोजन में उपयोग। फिर आउट यानी थायराइड ग्रंथि की अल्प सक्रियता। जब थायराइड ग्रंथि अल्प सक्रिय हो जाती है तो भी मोटापा बढ़ता है। फूड का ज़्यादा उपयोग या प्रयोग, व्यायाम व आलसी स्थिर जीवन शैली, इसके कारण यह मोटापा बढ़ता है। जो है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, सबसे द्वारा रक्त वाहिनियों दीवारों यानी धमनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रक्तचाप कहलाता है। रक्तचाप को रक्तचाप मापी, हिंदी में इसको रक्तचाप मापी बोलते हैं, अंग्रेजी में मैनोमीटर, स्फाइग्नोमैनोमीटर से मापा
जाता है। सबसे पहली बात तो यहाँ ये समझ में आई कि रक्त वाहिनियों पे जो रक्त दाब डालता है उसे रक्तचाप कहते हैं, और डॉक्टर रक्तचाप मापी एक यंत्र काम में लेता है, स्फाइग्नो मैनोमीटर। उससे हम रक्तचाप नापते हैं। सामान्य रक्तचाप 120/80 जी पर मापा जाता है, पारे पर मापा जाएगा। इसमें मैंने एक उच्च निम्न रीडिंग 2 लिखी हैं। भैया मेरी किताब लाना। सिस्टोलिक दाब, ये उस स्थिति की जब हृदय का निलय सिकुड़ता है तो निलय का रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो जब हृदय का निलय सिकुड़ रहा है, उस स्थिति में जो दाब होता है वो 120 के करीब आता है सामान्यतः। 90 mmHg हो सकता है। इसे सिस्टोलिक दाब बोलते हैं। एक स्टॉलिक दाब नीचे वाला, ये वाला दाब डायस्टोलिक दाब। जब सिकुड़ने के बाद निलय शीतलन की स्थिति में आ जाता है, इस स्थिति में जो हृदय है शीतलन की स्थिति में है, और इस स्थिति में जो दाब होता है सामान्यतः वो 80 के करीब होता है। 80 mmHg पर हो सकता है। सिस्टोलिक जो है वो हृदय के निलय संकुंचन की स्थिति को दर्शाता है, जबकि डायस्टोलिक हृदय की शीतलन स्थिति को सिकुड़ने के बाद जब हृदय सामान्य अवस्था में आ जाता है, उस दाब को बता रहा है। रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, जब रक्त वाहिनियों में दाब कम हो, अर्थात वाहिनियों में रक्त का प्रवाह, ऐसी स्थिति कम रक्तचाप को दर्शाती है। और इस स्थिति में जब रक्त प्रवाह कम है तो जो मस्तिष्क है, हृदय है और गुर्दे, इनमें रक्त पहुंच नहीं पाएगा और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पोषण की कमी हो जाएगी। उसके कारण से शरीर का कर सकता है। रक्त
प्रभाव कम होने से शरीर के कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ये निम्न या कम रक्तचाप की स्थिति को मैंने बताया है। चाप, हाई ब्लड प्रेशर, रक्त वाहिनियों में लगने वाला रक्त का दाब अधिक हो, ऐसी स्थिति को उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो इसके लक्षण, अगर ये उच्च रक्तचाप अधिक बढ़ जाने पर या दौरा पड़ सकता है। धीरे बोलो। वो चिंता, ईर्ष्या, भ्रम के कारण डर की स्थिति पैदा हो जाए, चिंता हो जाए, क्रोध हो जाए, उसके कारण ये बढ़ जाता है। दूसरा, ज़्यादा भोजन करना। तीसरा, मसाले, मिठाइयाँ, मांस, सिगरेट, सेवन। और चौथा बात इसमें, कम जीवन शैली व व्यायाम नहीं करना। ये उच्च रक्तचाप के कुछ कारण हो गए। उच्च रक्तचाप के कारण हो गए कि इन कारणों के कारण उच्च रक्तचाप हो सकता है, और उच्च रक्तचाप के कारण हृदय रोग या दिल का दौरा पड़ सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। रक्तचाप के निवारण, यानी इसके उपाय पढ़ेंगे हम अब। पहला उपाय, युक्त भोजन करना। अपना जो भोजन है उसमें पोटेशियम तत्व होना चाहिए। भैया एक मिनट लाना, फ़ोन लाना। कई फल हैं उनमें पोटेशियम होता है, तो इस तरह के फल और भोजन आप कर सकते हैं। दूसरा, वह रेशे जिसमें सलाद आता है करना।
बंद सामग्री का प्रयोग नहीं करना। घी का से परहेज, इनका सेवन नहीं करना है, कम करना है। परहेज मतलब कम रखना है। सिगरेट व मदिरा, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना। इनके सेवन से समस्या पैदा होगी। छठा, व्यायाम प्रतिदिन 30 मिनट तेज चलना, योग व प्राणायाम रोज। तो ये उच्च चाप से बचने और निवारण के उपाय हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों।